हम और आप हैं हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान को बड़ा मजा आता है पॉलिटिक्स बताने में, इसीलिए हम लेकर आते हैं नेता नगरी, जो कि इस बार है लाइव। यानी हम होंगे, हमारे मेहमान होंगे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट होंगे और सामने जनता होगी जो पूछेगी सवाल। राजदीप जी और राहुल जी बताएं कि जब ये मुख्यमंत्रियों से मिलने जाते हैं तो किस तरह का भोजन परोसा जाता है और क्यों मुख्यमंत्रियों के बजाय सिने तारिकाओं के इंटरव्यू में इन वरिष्ठ पत्रकारों की ज्यादा दिलचस्पी होती है। देखिए, मैं नहीं जानता ये सवाल, ये गूगली सा सवाल आपने कहां से रखा है मेरे सामने। हम तो उस लालच में पूछ लेते हैं, हमने थोड़ी ना कहा कि ममता जी या शरद पवार जी या केसीआर जी या जगन मोहन जी या और ये पत्रकारिता के चुलबुल पांडे हैं। ये चुलबुल पांडे हैं। शुक्रवार शाम 4 बजे 18 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में होगा नेता नगरी लाइव। आइए और इस दुनिया का हिस्सा बनिए। अमेरिका में एक जिला जज ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को 5 हफ्ते की मोहलत दी है। किस लिए? प्रवासियों से जुड़ी एक विवादित पॉलिसी को खत्म करने के लिए। इसका नाम है टाइटल 42। इस पॉलिसी के तहत अमेरिकी अधिकारियों को जमीनी सीमा से अमेरिका में घुसने वाले अवैध प्रवासियों को वापस भेजने का सीमित अधिकार मिला हुआ था। टाइटल 42 को कोरोना महामारी की शुरुआत में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने लागू किया था। उनका कहना यह था कि इसके जरिए कोरोना के फैलाव को रोका जाएगा, लेकिन समय समय पर इसकी डेडलाइन बढ़ाई जाती रही। ट्रंप सरकार ने टाइटल 42 का इस्तेमाल अपनी प्रवासी विरोधी नीति को थोपने के लिए किया। ट्रंप के बाद जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, उन्हें प्रवासियों की नीति पर उदार माना जा रहा था, लेकिन बाइडेन सरकार ने भी इस पॉलिसी को रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब जाकर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने फुल एंड फाइनल का आदेश दे दिया है। तो आज हम समझेंगे टाइटल 42 की पूरी कहानी क्या है, इस पॉलिसी को विवादित क्यों माना जाता है और अदालत ने बाइडेन सरकार को 5 हफ्ते की मोहलत क्यों दी है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांश है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक नहीं निमंत्रण। महफिलों का दौर वापस लौट आया है, साथ में लौट आया है लल्लन टॉप अड्डा भी। कब और कहां? 18, 19 और 20 नवंबर को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। अड्डे पर क्या क्या मिलेगा? सितारों संग सत्संग मिलेगी, लाइव लल्लन टॉप क्विज मिलेगी, सही जवाब देने पर मिलेंगे बढ़िया इनाम भी। एंट्री पूरी तरह से फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपने सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करिए। ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तारीखों पर लाल गोले का निशान जरूर बना लीजिए, आपका इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। आज हम टाइटल 42 के बारे में बात करने वाले हैं। पहले इसका बैकग्राउंड थोड़ा समझ लेते हैं। 20 मार्च 2020 को अमेरिका की सेंटर फॉर डिजीजेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC ने एक पब्लिक हेल्थ ऑर्डर जारी किया। उस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा था। दुनिया भर में कोविड लॉकडाउन की शुरुआत हो चुकी थी। हवाई यात्राओं पर बैन लगा दिया गया, इंटरनेशनल ट्रैवल रोक दिया गया। फिर यह आशंका जताई गई कि लोग अवैध तरीके से अमेरिका में घुस सकते हैं। अमेरिका की दक्षिणी सीमा से अवैध प्रवासियों के घुसने का इतिहास दशकों पुराना है। उधर मेक्सिको और साउथ अमेरिका के दूसरे देशों से लोग अमेरिका आने की कोशिश करते रहे हैं। इसके लिए वे हर संभव उपाय अपनाते हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद अमेरिका इस पर लगाम नहीं लगा पाया है और इसी वजह से चिंता ये जताई गई कि अवैध प्रवासी सारा खेल बिगाड़ सकते हैं। इसलिए सरकार ने टाइटल 42 की पॉलिसी लागू कर दी। इससे बॉर्डर पर मौजूद अधिकारियों को ये अधिकार मिला कि वे प्रवासियों को बिना कारण बताए तुरंत वापस भेज सकते हैं। जिस समय पॉलिसी लागू की गई उस समय डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे थे। प्रवासियों को लेकर ट्रंप की सोच जग जाहिर है। ट्रंप और उनकी रिपब्लिकन पार्टी मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार खड़ी करने के पक्ष में रहे हैं। अमेरिका का इतिहास प्रवासियों का इतिहास रहा है। इसके बावजूद रिपब्लिकन पार्टी नए लोगों को अपने यहाँ आने देने के खिलाफ रही है। टाइटल 42 दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अस्तित्व में आया था। इसमें कहा गया था कि किसी भी संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए सरकार कोई भी आपातकालीन कदम उठा सकती है। कोविड महामारी से पहले इसके इस्तेमाल का कोई उदाहरण नहीं मिलता। ट्रंप सरकार ने आपदा को अवसर बनाकर अपनी प्रवासी विरोधी नीति को बढ़ावा दिया। अगस्त 2022 की CBS न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के कार्यकाल में टाइटल 42 के जरिए 3,80,000 प्रवासियों को बॉर्डर से लौटाया गया। जो बाइडेन के कार्यकाल में संख्या बढ़ी है। अगस्त 2022 तक लगभग 30 लाख अवैध प्रवासियों को अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर गिरफ्तार किया गया। इनमें से आधे लोगों को वापस लौटा दिया गया। अब समझते हैं कि टाइटल 42 को विवादित क्यों माना जाता है।
सीडीसी ने टाइटल 42 को मार्च 2020 में 1 महीने के लिए लागू किया। अप्रैल में इसकी डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ाई गई, फिर मई में इसे अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दिया गया। औपचारिक तौर पर मई 2022 में ये पॉलिसी खत्म हो जाने वाली थी। बाइडेन सरकार इसके लिए राजी भी थी, लेकिन अमेरिका के लगभग आधे राज्यों ने इसका विरोध किया। तब एक डिस्ट्रिक्ट जज ने बाइडेन सरकार की कोशिश को ब्लॉक कर दिया। टाइटल 42 की आलोचना की वजह को समझने के लिए एक आंकड़ा सुन लीजिए। प्यूएंटे की रिपोर्ट के अनुसार जून 2020 में 1650 नाबालिग बच्चे अमेरिका की दक्षिणी सीमा से अंदर घुसे। इनमें से सिर्फ 59 बच्चों को रेफ्यूजी सेटलमेंट के दफ्तर से भेजा गया। बाकी बच्चों को टाइटल 42 के तहत बाहर निकाल दिया गया। रिपोर्ट्स हैं कि कई बच्चों को बॉर्डर के पास होटलों में रखा गया, उन्हें कोई वकील नहीं दिया गया। बाहर निकाले गए कई बच्चों का पता आज तक नहीं चल पाया है। टाइटल 42 के तहत बॉर्डर में घुसने के कुछ घंटे के अंदर ही प्रवासियों को निकालने की व्यवस्था है। उनके पास शरण लेने के लिए कानूनी रास्ता लेने तक का समय नहीं होता। ये अमेरिका के इमिग्रेशन कानून के खिलाफ है। किसी भी रास्ते से अमेरिका आने वाले प्रवासियों के पास शरण के लिए अपील करने का अधिकार है। बहुत से प्रवासी अपनी जान की सुरक्षा के लिए अमेरिका आते हैं। ऐसे लोगों को भी सेम कैटेगरी में रखकर बाहर निकाल दिया गया। अब आपको बताते हैं कि आज हम टाइटल 42 की चर्चा कर क्यों रहे हैं। दरअसल अप्रैल 2022 में सीडीसी के डायरेक्टर रशेल वेलेंस्की ने कहा कि उनकी एजेंसी टाइटल 42 को और आगे नहीं बढ़ाएगी। उनका कहना था कि अमेरिका में अधिकतर लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, कोविड के मामलों में कमी आई है और संक्रमित लोगों के हॉस्पिटलाइजेशन की दर भी कम हुई है। इसलिए टाइटल 42 के नाम पर प्रवासियों को भगाने की जरूरत नहीं बची। सीडीसी के आदेश के बाद 23 मई से टाइटल 42 खत्म हो जाता, लेकिन उसी समय रिपब्लिकन पार्टी के नियंत्रण वाले राज्यों ने एक याचिका दायर की। कहा कि पॉलिसी को आनन-फानन में खत्म किया जा रहा है। मई 2022 में लुजियाना की एक अदालत ने टाइटल 42 को जारी रखने का आदेश सुना दिया। कट टू नवंबर 2022। 16 नवंबर को एक जिला जज एमिट सलिवन ने टाइटल 42 को आधारहीन और मनमाना करार दिया। सलिवन ने अपने आदेश में कहा कि यह संघीय कानून का उल्लंघन करता है। अदालत तुरंत इस पॉलिसी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन सरकारी वकीलों के आग्रह पर 5 हफ्ते की मोहलत दी गई है। सरकार की तरफ से पेश हुए वकीलों ने कहा था कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को बदलाव लाने के लिए कुछ समय चाहिए। डीएचएस ने 5 हफ्ते का समय मांगा था। जज ने कहा कि मुझे ये मोहलत देते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन इस अपील को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अब टाइटल 42 वाली पॉलिसी हटाने के लिए 21 दिसंबर की डेडलाइन निर्धारित हुई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार पूरी पॉलिसी के दौरान लगभग 24 लाख प्रवासियों को अमेरिका से बाहर भेजा गया। बीबीसी की अक्टूबर 2022 की एक रिपोर्ट कहती है कि अकेले 2022 में 16,000 से अधिक भारतीय भी वापस लौट आए गए। जिन भारतीयों को सीधा वीज़ा नहीं मिलता, वे अमेरिका की दक्षिणी सीमा के रास्ते अवैध तरीके से अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। वे अपना सब कुछ छोड़कर नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर गैंग्स और अपराधियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। बहुतों का तो कभी कोई रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं होता। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये अमानवीय है। क्या बाइडेन सरकार इस अमानवीयता को रोक पाने में कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। टाइटल 42 के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं और अब चलते हैं अपडेट्स की तरफ। पिछले कुछ दिनों में दुनिया में कई बड़ी घटनाएं देखने को मिली। आज जान लेते हैं कि इन मामलों में नया क्या हुआ। पहली अपडेट अमेरिका से ही आई। हमने 9 नवंबर की दुनियादारी में अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन के बारे में आपको बताया था। अमेरिका में हर 2 साल पर संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का चुनाव होता है। इसके अलावा हर 2 बरस में ऊपरी सदन यानी सेनेट की 1/3 सीटों पर भी वोटिंग कराई जाती है। इस प्रोसेस के बारे में विस्तार से जानना हो तो आप दुनियादारी का एपिसोड देख सकते हैं। इसमें ताज़ा खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने निचले सदन में बहुमत हासिल कर लिया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन में कुल 435 सीटें हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने बहुमत के लिए ज़रूरी 218 सीटें जीत ली हैं। कुछ सीटों पर गिनती अभी भी जारी है। ऊपरी सदन यानी सेनेट में इस बार की 35 सीटों को मिलाकर कुल 99 सीटों का नतीजा आ चुका है। जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी ने 50 सीटों पर जीत दर्ज की है, उनके पास सेनेट का कंट्रोल रहेगा। इससे पहले 15 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में खड़े होने की आधिकारिक घोषणा की। इससे पहले उन्हें रिपब्लिकन पार्टी के अंदर दावेदारी जीतनी होगी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार लगभग सभी पोल्स में ट्रंप आगे चल रहे हैं। उन्हें पार्टी के अंदर सबसे बड़ी चुनौती फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस से मिल रही है। हालांकि अभी तक रॉन ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है। अगली अपडेट ईरान से है। पुलिस हिरासत में महसा अमीनी की मौत के बाद से ईरान में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे हैं। महसा को धार्मिक पुलिस ने हिजाब ठीक से नहीं पहनने के लिए गिरफ्तार किया था।
महसा के घर वालों ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने हिरासत में उनकी बच्ची को टॉर्चर किया, जिसके कारण उसकी मौत हुई। इसके बाद ईरान के कई शहरों में प्रोटेस्ट होने लगे। महिलाओं ने हिजाब उतारकर और अपने बाल काटकर कट्टर धार्मिक कानूनों का विरोध दर्ज कराया। ईरान सरकार ने प्रोटेस्ट को विदेशी साजिश बताकर कुचलने की कोशिश भी की। अभी तक लगभग 15,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक को फांसी की सज़ा भी दी गई। ओस्लो से चलने वाले ईरान ह्यूमन राइट्स का दावा है कि ईरानी आर्मी ने कम से कम 300 प्रदर्शनकारियों की हत्या की। इन सब के बावजूद विरोध रुक नहीं रहा है। 16 नवंबर को ट्विटर पर ईरान की राजधानी तेहरान का एक वीडियो वायरल हुआ। इसमें पुलिस वाले एक मेट्रो स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में पुलिस वाले महिलाओं पर लाठियां बरसाते भी दिखते हैं। मानवाधिकार संगठनों ने इस घटना की निंदा की है। हालांकि इस निंदा का ईरान सरकार पर कोई असर पड़ेगा, ये दावे से नहीं कहा जा सकता। ईरान के बाद पोलैंड की बारी। 15 नवंबर को पोलैंड के एक गांव में मिसाइल से हमला हुआ। इसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। मिसाइल रूस में बनी हुई थी, लेकिन ये साफ साफ नहीं पता चला कि मिसाइल दागी किसने थी। पोलैंड नेटो का सदस्य है। नेटो का आर्टिकल 5 साझा सुरक्षा की बात करता है। अगर ये हमला रूस ने जानबूझकर किया होता तब सभी नेटो देशों को रूस के खिलाफ लड़ाई करनी पड़ सकती थी। इसी को लेकर 16 नवंबर को कई आपातकालीन बैठकें हुई। जब ये सब घट रहा था तब इंडोनेशिया के बाली में G20 सम्मेलन चल रहा था। वहाँ से भी कई बयान सामने आए। हमने पूरा मामला 16 नवंबर के दुनियादारी के एपिसोड में आपको बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो आज हम इस मामले से जुड़े अपडेट्स जान लेते हैं। पोलैंड पर मिसाइल हमले के बाद एक थ्योरी ये बताई जा रही थी कि हो सकता है ये मिसाइल यूक्रेन ने चलाई हो। इस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इतनी बात तो तय है कि ये मिसाइल यूक्रेन की नहीं थी। ये तो हुई यूक्रेन की बात, लेकिन उसके कुछ दोस्त इससे उलट बयान दे रहे हैं। नेटो और पोलैंड के नेताओं का कहना है कि बहुत संभावना है कि ये मिसाइल यूक्रेन की ही हो। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डुडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, इस बात की बहुत संभावना है कि पोलैंड में गिरी ये मिसाइल यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम की हो, जो रूस के हमले से बचते समय दागी गई हो, लेकिन गलती से वो पोलैंड में आ गिरी हो। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन ने युद्ध के दौरान रूस में बने सैन्य उपकरणों का इस्तेमाल किया है। इसमें S-300 भी शामिल है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा कि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि हमला जानबूझकर किया गया हो। शुरुआती जांच में सामने आया है कि जब रूस के मिसाइल हमलों के जवाब में यूक्रेन ने डिफेंस मिसाइल चलाई तब ये दुर्घटना हुई। उन्होंने आगे कहा, मैं स्पष्ट कर दूं, ये यूक्रेन की गलती नहीं है, रूस यहाँ जिम्मेदार है क्योंकि उसी ने अब तक युद्ध जारी रखा हुआ है। देश दुनिया की बाकी हलचलों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए ललन टॉप के साथ। आज की दुनियादारी में बस इतना ही। जाते जाते एक और जानकारी लेते जाइए। द ललन टॉप क्विज ऐप पर शुरू हो चुकी है, जिसे आप लाइव खेल सकते हैं सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। क्विज खेलने पर इनाम भी है। हर दिन टॉप 50 विजेताओं को धनराशि जीतने का मौका मिलेगा। तो देर किस बात की, डाउनलोड करिए ललन टॉप ऐप और खेलना शुरू कर दीजिए। जिनको रील में देखा उनको रियल में देखो और फिर खूब सारे फूल पत्ते फेंको। ये मीटर बनाने के लिए था, पर कुल मिला के बात ये है कि गुरु आने वाली है मौज बहुत। तमाम ललन टॉप हस्तियां आ रही ललन टॉप अड्डे में। आप भी हंसते खिलखिलाते चले आइए, उनके हिस्से की बातें सुनिए, अपने हिस्से के सब सवाल पूछिए। और हम ललन टॉप वालों से मिलने का तो मौका है। वो जो चाय की पत्ती के साथ मग फ्री मिलता है ना, बस ऐसी मोहब्बत आपके लिए फ्री है हमारी। और फ्री है एंट्री, लेकिन डाउनलोड करनी होगी ललन टॉप ऐप। फटाक से रजिस्ट्रेशन करिए और फुर्ती में चले आइए 18, 19, 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में।